हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघवसर.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बोध आधारित समझ बोध आधारित प्रश्नों को देख रहे हैं। ये हमारा भाग 2 है। इसके पहले हमने भाग 1 का वीडियो आपको भेजा है जिसमें हमने 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को पढ़ा। यहाँ हम 9 से लेकर 17 तक कुल 9 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो समझ बोध पर आधारित ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में 4-4 अंकों के पूछे जाते हैं। चलिए हम अपने पहले और 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कॉपर नाइट्रेट नीले रंग के चूर्ण को क्वथन नली में गर्म करने पर काला कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एवं ब्राउन गैस एक्स प्राप्त होती है। तो हमें अभिक्रिया लिखकर उसे संतुलित करना है। उस ब्राउन गैस एक्स का वो पहचानना है, उसका नाम बताना है, अभिक्रिया का प्रकार बताना है कि वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, और एक्स जो गैस बनी है हमारी उसका जलीय विलयन कैसा होगा, उसका पीएच बताना है, अम्लीय या क्षारीय। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर प्रश्न है, लेकिन ये बहुत सरल है। जब आप समझेंगे तो आप इनके उत्तरों को दे पाएंगे। चलिए, प्रश्न में लिखा है कॉपर, कोष्टक में लिखा हुआ है सेकंड, लिखा है कॉपर के बाद प्रश्न में कोष्टक में 2 डंडे लगे हुए हैं, अर्थात यहां पर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 है। उसके आधार पर कॉपर नाइट्रेट का सूत्र हम आपको बताते हैं। ये लीजिए। अच्छा, ऐसा करेंगे, प्रयोग करके देखते हैं। ये देखो, हम एक प्रयोग ही कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक प्रयोग दिखाई दे रहा है, आप ये समझ के इसे देखें कि ये प्रयोग हमारी लैबोरेटरी या प्रयोगशाला में चल रहा है और आप खुद कर रहे हैं। एक परख नली है जिसको हमने परख नली होल्डर से पकड़ रखा है और इसके अंदर हमने एक नीले रंग का पदार्थ डाल रखा है। वो नीले रंग का पदार्थ कौन सा है? जो प्रश्न में लिखा हुआ है शुरू में, कॉपर नाइट्रेट नीले रंग का चूर्ण CuNO3 होल ट्वाइस, जिसमें कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 है। क्या करें? इसको क्वथन नली में ले लिया हमने, क्वथन नली में गर्म करना। चलिए गर्म करते हैं इसको क्वथन नली में। किसकी मदद से गर्म करेंगे? मोमबत्ती, स्प्रिट लैंप, ज्वाला की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे। गर्म करने पर काला कॉपर ऑक्साइड बनता है। जैसे जैसे ये नीले रंग का CuNO3 होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट गर्म होगा, ये काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। देखिए, गर्म होते ही ये काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बन गया। और कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। लीजिए, ऑक्सीजन गैस निकल गई। ये रंगहीन गंधहीन गैस है, तो इसका हमें पता भी नहीं चलेगा कब निकल जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक और गैस यहां पे निकलेगी जो ब्राउन कलर की होगी। ब्राउन कलर यानी जैसे हल्का गहरा लाल रंग होगा। तो हमें उस गैस को पहचानना है। उस ब्राउन गैस एक्स अज्ञात गैस है, उसको पहचानना है और उसको नाम और उसका सूत्र लिखना है। तो यहां पर हमने क्वथन नली में कॉपर नाइट्रेट का नीला रंग लिया। जैसे ही वो गर्म हुआ, वो काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में बदल गया। ऑक्सीजन गैस निकली, साथ ही साथ एक देखिए ये निकल रही है, ब्राउन कलर की गैस निकल रही है। इस गैस को हमें पहचानना है। अभी हम नहीं पहचान पा रहे। चलिए, पहचान जाएंगे। कब पहचानेंगे? जब आप इस पूरी अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखेंगे। ये देखिए रासायनिक समीकरण। पहले हमने क्या लिया था क्रिया कारक के रूप में? नीले रंग का कॉपर नाइट्रेट, मैंने उसका सूत्र लिख दिया। फिर उसको हमने क्या करा? गर्म किया, यानी ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और यह टूट गया कॉपर ऑक्साइड, काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन गैस निकली, यानी ये वियोजन अभिक्रिया भी है। और साथ ही साथ क्या बना? ये देखिए, ये ब्राउन रंग की गैस बनी और उस गैस का NO2 सूत्र है और उसका नाम है, ये देखिए इस प्रकार हमारी NO2 गैस बनी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया को संतुलित करिए। यह अभिक्रिया हमने यहाँ पर संतुलित करके ही आपको दिखाई गई है। पहले संतुलित नहीं थी, फिर इसको संतुलित किया गया। यहाँ पर कॉपर के आगे देखिए, पहले हमने क्या करा था, यहाँ NO3 के 2 थे, तो यहाँ नाइट्रोजन इस प्रकार यहाँ हमने बराबर करा, कॉपर के आगे 2 लिख दिया, तो यहाँ भी कॉपर 2, यहाँ भी कॉपर 2 हो गए। और कॉपर के आगे 2 लिखा तो NO3 के यहाँ पर कितने हो जाएंगे? कुल NO3 के 2 गुणा 2 4 यौगिक हो जाएंगे। NO3 के 4, तो यहाँ 4 दिख रहे हैं क्या? यानी पहले नाइट्रोजन को ले लीजिए, तो नाइट्रोजन हो जाएंगे 4, नाइट्रोजन 4 दिख रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल दिख रहे हैं नाइट्रोजन 4। फिर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6 और फिर 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन होना चाहिए। यहाँ कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको? यहाँ 2 दिख रहे हैं, यहाँ भी कितने दिख रहे हैं? यहाँ 2 दिख रहे हैं, यहाँ 4 दूनी 8 दिख रहे हैं। इन सबको प्लस कर दीजिए, 8 2 10 और 2 12, ऑक्सीजन भी 12 हो गए। तो इस प्रकार इसे संतुलित करना था, तो हमने आपको संतुलित करना भी सिखा दिया। तो हमारे 2 क्वेश्चनों के आंसर मिल गए, A और B के। तीसरा है अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। तो अभिक्रिया प्रकार मैंने जब भी बता दिया आपको कि यह ऊष्माशोषी वियोजन अभिक्रिया है और X का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? X यानी किसकी बात चल रही है? ये गैस जो बनी थी हमारी ब्राउन रंग की, इसकी बात चल रही है। इसका जलीय विलयन यानी NO2 को हम नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर पानी में घोलें तो उस पानी का pH कैसा होगा? वो पानी अम्लीय होगा या क्षारीय? उसका pH 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा? चलिए करके देखना पड़ेगा, हर चीज को प्रैक्टिकली करते हैं। तो हमने अब आगे बढ़े और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस को पानी में घोला। ये देखिए पानी में घोला तो क्या बना? जब इसे पानी में घोला तो HNO3 बना। HNO3 क्या होता है? HNO3 एक अम्ल होता है और इस HNO3 के कारण जलीय विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और अम्लीय विलयनों का pH मान कितना होता है? 7 से
कम होता है। तो हमारे चौथे और डी नंबर के प्रश्न का भी उत्तर हमें मिल गया कि जब हम एक्स अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन तैयार करते हैं तो उसका पीएच 7 से कम होता है। तो पहला प्रश्न संतुलित रासायनिक समीकरण हमने लिख दी, बनने वाली गैस का नाम भी बता दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अभिक्रिया का प्रकार भी बता दिया ऊष्मा शोषी वियोजन अभिक्रिया, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में घोला तो अम्लीय विलयन प्राप्त हुआ, उसका पीएच मान भी हमने बता दिया 7 से कम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 10वां प्रश्न क्या है, यदि किसी अभिक्रिया की समाप्ति पर लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाता है तो अभिक्रिया का नाम लिखिए, अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो ये जो प्रश्न है ये आपकी समझ पर आधारित प्रश्न है। आपने पूरे पार्ट को कितने अच्छे से समझा है तब पता चलेगा जब आप इनका उत्तर दे पाएंगे। तो पार्ट को अगर समझा है और थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लिया है तो आपको अपना उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा करिए। प्रश्न कह रहा है कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालो, तो लोहे की कील, लोहा जो सामान्यतः हल्के श्वेत रंग का है वो भूरा पड़ जाएगा, लोहे की कील भूरी हो जाएगी और कॉपर का रंग भी मलिन पड़ जाएगा। तो अगर हम कॉपर सल्फेट, ये लीजिए नीला थोथा का जलीय विलयन ले लिया मैंने नीले रंग का, और इसमें मैंने लोहे की कील डाल दी, तो दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं। कौन कौन सी दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं? एक तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन पड़ गया, नीला रंग गायब हो गया, और दूसरी अभिक्रिया क्या हुई कि जो लोहे की कील थी वो भी अब भूरे रंग की हो गई है। तो हमें अभिक्रिया का नाम लिखना है। तो पहले तो देखें हुआ क्या यहां, तभी तो हम अभिक्रिया को पहचान पाएंगे, उसका नाम लिख पाएंगे। तो क्या हुआ यहां पे, देखिए यहां पर कुछ इस प्रकार हुआ, ये इसको कॉपर सल्फेट मानिए, BC यानी कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, और इसमें हमने A अर्थात लोहे की कील डाल दी। तो देखिए जैसे ही अभिक्रिया हुई BC में से B अलग हो गया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो गया, और लोहा AC से जुड़ गया और एक नया यौगिक बन गया जिसको हमने फेरस सल्फेट कहा। अब कुछ पहचान में आ गया होगा कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहां पर A ने B को उसके यौगिक या जलीय विलयन में से हटा दिया और खुद C से जुड़कर एक नए यौगिक में बदल गया। यह अभिक्रिया हुई विस्थापन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया का नाम आपको पता चल गया, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहां अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक लवण विलयन से हटा रहा है। अगला पूछा है इसकी समीकरण लिखिए। ठीक है, समीकरण ये आ गई, बहुत सरल है। ये A है Fe, BC कॉपर सल्फेट का नीला रंग, ये देखिए नीला रंग, और ये लोहे की कील इसमें डाल दिया, तो ये अभिक्रिया हुई। क्या हुआ, गौर से देखिए क्या हुआ। जो Fe था वो धीरे धीरे इस लोहे की कील से कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में उतरा। लोहे की कील पर से Fe यानी लोहा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में धीरे धीरे उतरेगा और क्या करेगा, चूंकि वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को उसके यौगिक से अलग कर देगा, और कॉपर कहां जाकर जमा हो जाएगा, ये जो कॉपर तांबा भूरे रंग का ब्राउन कलर का ये जो अलग हुआ है ये लोहे की कील पर जाकर जमा होता चला जाएगा, लोहे की कील पर इकट्ठा हो जाएगा। इससे लोहे की कील सफेद से भूरे रंग की हो जाएगी और कॉपर हट गया और FeSO4 से जुड़ गया, तो एक नया यौगिक बन गया FeSO4। तो जैसे जैसे कॉपर सल्फेट FeSO4 में बदलता जाएगा नीला रंग भी गायब पड़ जाएगा, नीला रंग भी मलिन हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी रासायनिक समीकरण। अच्छा, एक और मैं यहां पर एक अतिरिक्त जानकारी आपको देना चाहूंगा कि हम कैसे पता करें कि विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं। अर्थात एक पदार्थ दूसरे यौगिक में से तत्व को हटाएगा या नहीं, इसका पता करने के लिए एक सक्रियता श्रेणी है विज्ञान में। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। घटता क्रम यानी जो सबसे क्रियाशील धातु है उसको हम सक्रियता श्रेणी के टॉप में रखेंगे और जो सबसे कम क्रियाशील धातु है उन्हें हम सक्रियता श्रेणी के बॉटम यानी नीचे रखेंगे। यानी ऊपर की अधिक क्रियाशील और जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे तत्वों की या पदार्थों की या धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाएगी। तो हमेशा जो ऊपर वाला तत्व है सक्रियता श्रेणी में, ऊपर वाले तत्व या धातुएं जो हैं वो नीचे वाले तत्व या धातुओं को उनके यौगिक से हटा देंगे। देखिए यहां पर हमारा लोहा, देखिए Fe कहां लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी में, यहाँ Fe ऊपर लिखा हुआ है, और कॉपर कहां लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट का कॉपर नीचे लिखा हुआ है। इस सक्रियता श्रेणी से हमें पता चल गया कि Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो जब Fe का कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया कराई जाएगी तो यह Fe कॉपर को हटा देगा और खुद नया यौगिक बनाएगा जिसे हम फेरस सल्फेट कह रहे हैं, और इस प्रकार विलयन का रंग बदल जाएगा। तो सक्रियता श्रेणी से हम पता कर सकते हैं कि कोई विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं। इसको आपने अच्छे से समझा। मैंने क्यों समझाया है सक्रियता श्रेणी को यहां, क्योंकि अगला प्रश्न इसी पर आधारित है। अगर आपने समझ लिया होगा तो उत्तर दे पाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा बन गया। अभिक्रिया का नाम लिखिए, तो अभिक्रिया का नाम बता दिया, ये विस्थापन अभिक्रिया है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक लवण विलयन से हटा रहा है, और ये हमने उसकी अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण भी दे दी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 11वां, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है?
ये प्रश्न बिल्कुल 10वें पिछले प्रश्न की तरह ही है, लेकिन इसका उत्तर थोड़ा अलग शब्दों में बनेगा। है वही 10वें प्रश्न की तरह ही है 11वां प्रश्न, आप इसे समझ चुके हैं, लेकिन इसका उत्तर आपको अलग तरीके से बनाना है। ये कॉपर सल्फेट का नीला रंग था, हमने इसमें लोहे की कील को डाला, कॉपर सल्फेट का नीला रंग बदल गया और पहले तो वो रंगहीन हो जाएगा, उसके बाद अगर ये विलयन लंबे समय तक ऐसे ही रखा रहा तो फेरस सल्फेट FeSO4 के कारण विलयन का रंग हरा भी हो सकता है। यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को उसकी विलयन से प्रतिस्थापित कर दिया, ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया, ये समीकरण है। तो क्या उत्तर बना? जब लोहे की कील को हमने सक्रियता श्रेणी के आधार पर लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, मैंने दिखाया था सक्रियता श्रेणी में लोहा ऊपर था कॉपर नीचे था, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। अतः जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर को उसके यौगिक अर्थात लवण विलयन अर्थात कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर हटाकर खुद सल्फेट से जुड़कर फेरस सल्फेट बनाता है। क्योंकि अभिक्रिया के दौरान कॉपर सल्फेट धीरे 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 फेरस सल्फेट में परिवर्तित होता जाता है, बदलता जाता है, इसलिए विलयन का रंग बदलता है और विलयन नीले से धीरे धीरे मलिन पड़ जाता है और उस फेरस सल्फेट के कारण बनने वाले नए फेरस सल्फेट के कारण इसका विलयन बाद में हरा भी हो जाता है। और यह हुई इसकी रासायनिक समीकरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, क्या होता है जबकि जिंक धातु यानी जस्ता धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, एल्यूमिनियम धातु का टुकड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं, सिल्वर धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। अर्थात आपको ये सारे प्रयोग या तो आपको लैब में करना पड़ेंगे या अपने दिमाग में करना पड़ेंगे, इसलिए इनको समझ आधारित प्रश्न कहा गया है। देखिए दिखने में बड़ा कठिन लग रहा है, परीक्षा में आ सकता है, समझ जाएंगे तो उत्तर बहुत सरल है। लीजिए हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की ओर, ए वाले ऑप्शन पर गौर करिए। ए में कहा गया है जिंक अर्थात जस्ता धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डालते हैं। कॉपर सल्फेट पहले देखा नीले रंग का विलयन होता है, जिंक या जस्ता धातु सफेद रंग की होती है। हमारे शुष्क सेल जो ड्राई सेल आते हैं, बैटरियों में डालते हैं, टॉर्च में डालते हैं, उनका जो बाह्य आवरण या खोल होता है, जो गिलास होता है, वो जिंक या जस्ते धातु का ही बना होता है। आसानी से हमारी लैब में जस्ते धातु की छीलन मिल जाती है। तो लीजिए मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट का नीला रंग लिया परख नली में और उसमें जस्ते धातु को मैंने डाल दिया। तो हम लोगों ने पूछा अब क्या होगा, क्या होगा? पड़े रहने तो जस्ते धातु को कॉपर सल्फेट के नीले रंग में थोड़ी देर के लिए। आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो गया है, मलिन पड़ गया है और जो जस्ता धातु थी वो जस्ता धातु पर ब्राउन रंग की परत चढ़ गई है। तो पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी आपको। ऐसा कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि ए बी से अधिक क्रियाशील है, उसने बी को हटा दिया, खुद सी से जाकर जुड़ गया और ये आ गई उसकी रासायनिक समीकरण। देखिए जस्ता कॉपर से अधिक क्रियाशील है, कैसे पता करोगे? सक्रियता श्रेणी में देखना, जस्ता ऊपर है कॉपर नीचे है। तो इस जस्ते अर्थात जिंक ने कॉपर को उसके यौगिक के लवण विलयन से हटा दिया और ZnSO4 बना दिया। जैसे ही ZnSO4 बना, नीला रंग गायब हो गया और ये जो कॉपर अलग हुआ, ये कॉपर उस जस्ते के ऊपर जाकर इकट्ठा हो गया, तो जस्ता भी ब्राउन कलर का हो गया। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा रहा है। तो जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट बनाती है, जिससे कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है। चलिए बी नंबर का प्रश्न। अब एल्यूमिनियम धातु का टुकड़ा हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालना है, देखें क्या होगा। लेकिन उसको समझने से पहले मैं फिर एक बार आपको फिर सक्रियता श्रेणी की ओर गौर कराऊंगा, क्योंकि इस बार मैं एक नई बात बता रहा हूं आपको। सक्रियता श्रेणी क्या होती है आपको पता है? तत्वों, पदार्थों या धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में हमने जमाया है। ऊपर अधिक क्रियाशील तत्व है, नीचे कम क्रियाशील तत्व है। ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके लवण विलयन या यौगिक से प्रतिस्थापित कर देगा। लेकिन गौर करिए, यहां बीच में H लिखा हुआ है, जो मैंने अलग रंग से दिखा रखा है। H मीन्स हाइड्रोजन। कुछ तत्व हाइड्रोजन के ऊपर हैं, कुछ तत्व हाइड्रोजन के नीचे हैं। तो इससे क्या नई जानकारी मिलती है? इससे ये जानकारी मिलती है कि जो तत्व सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर हैं, वे अम्लों से क्रिया करेंगे और अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करेंगे। और हाइड्रोजन के नीचे जो तत्व लिखे गए, कॉपर है, पारा है, सिल्वर है, गोल्ड है, हाइड्रोजन के नीचे लिखे हुए तत्व अम्लों से क्रिया नहीं करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रतिस्थापित नहीं होगी। यह बात भी हमें सक्रियता श्रेणी से पता चलती है। तो सक्रियता श्रेणी से क्या पता चला? सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित करेंगी, साथ ही साथ हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेंगे। अगर यह बात आपने समझ ली तो आप अपने बी नंबर के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। क्या कह रहा है बी नंबर का प्रश्न? एल्यूमिनियम धातु का टुकड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है, बताइए क्या होगा? तो एल्यूमिनियम देखो कहां पर है? सक्रियता श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के ऊपर है, अर्थात एल्यूमिनियम को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो अम्ल से क्रिया करेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखिए इसकी समीकरण देख लेते हैं। ये धातुएं हाइड्रोजन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातुएं, ऊपर वाले तत्व धातुएं अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। ये देखिए एल्यूमिनियम ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करी और हाइड्रोजन गैस निकली। इस अभिक्रिया में चूंकि हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो आप हाइड्रोजन के पीछे इस प्रकार तीर का निशान भी लगा सकते हैं।
तो हमारा दूसरा उत्तर हो गया कि एल्यूमिनियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर देगी। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिल्वर, चांदी, एजी एक ही बात है। धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। यदि अभिक्रिया होती है तो उसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में यही बात, ये वाली बात देखिए, ये वाली बात की बात कर रहे हैं अपन। अभी हमने कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जस्ता डाला था तो अभिक्रिया हो गई थी, रंग बदल गया था। अब हम जस्ता नहीं डाल रहे हैं, बल्कि जस्ते की बजाय क्या डाल रहे हैं? सिल्वर, चांदी, एजी डाल रहे हैं। तो हमें बताना है अभिक्रिया होगी, और होगी तो उसकी समीकरण लिखना है। सक्रियता श्रेणी की ओर गौर करो, सीधे हाथ तरफ आ जाइए स्क्रीन के। सक्रियता श्रेणी में देखें तो ये है एजी और ये है कॉपर। एजी कहां है सक्रियता श्रेणी में? एजी कॉपर के नीचे है, अर्थात एजी की क्रियाशीलता कॉपर से कम है। तो सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर से कम है, इसलिए सिल्वर कॉपर को उसके जलीय विलयन या यौगिक से प्रतिस्थापित नहीं करेगा, क्योंकि सिल्वर नीचे है, कॉपर ऊपर है। सिल्वर कम ताकतवर है, कॉपर उससे अधिक ताकतवर है, तो अपनी जगह से नहीं हटेगा, विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। तो हमें हमारा उत्तर मिल चुका है। सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कोई क्रिया नहीं करेगी, क्योंकि सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर से कम है। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, जब पोटेशियम क्लोराइड का विलयन सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो एक अविलेय सफेद पदार्थ बनता है। इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अभिक्रिया का प्रकार बताइए। फेरस सल्फेट गर्म करने पर अपघटित होकर एक रंगहीन जलते गंधक जैसी गंध वाली गैस निकालता है, उसका भी हमें समीकरण लिखना है और उसका प्रकार बताना है। कठिन लग रहा है? मत घबराइए, इसको सरल कर देते हैं हम। पहले को देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड का विलयन सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो एक अविलेय सफेद पदार्थ बनता है। अविलेय सफेद पदार्थ का बनना बताता है कि यह अभिक्रिया एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। कैसे हो रही है? प्रयोगशाला में चलते हैं। हमने एक परख नली में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले लिया, AgNO3। कहा है उन्होंने कि सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन ले लीजिए, हमने AgNO3 का जलीय विलयन ले लिया। दूसरी परख नली में हमने पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिया, KCl, और इन दोनों को एक तीसरी परख नली में डाल दिया। होगी रासायनिक अभिक्रिया। डाला तो KNO3 अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन मिला, साथ ही साथ हमें उस जलीय विलयन में एक सफेद रंग का अविलेय अवक्षेप भी मिला, सिल्वर क्लोराइड AgCl का। तो ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया है और ये इसकी रासायनिक समीकरण हुई। ये देखिए AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन, पुस्तक में मैंने एक्वा लिख रखा है, परख नली में दिखाई दे रहा है। दूसरा क्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक है पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसका भी जलीय विलयन है, पुस्तक में एक्वा लिख रखा है। ये देखिए परख नली में KCl का जलीय विलयन है। इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया तो तीसरी परख नली में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन मिला, साथ ही साथ उसमें हमें AgCl का ठोस अवक्षेप भी दिखाई दिया। तो हमारी रासायनिक समीकरण भी मिल गई और रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार भी पता चल गया। इस प्रकार हमारा A नंबर का उत्तर तो बन गया। ठीक है, अब हम आते हैं B नंबर के प्रश्न की ओर। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर उसका अपघटित होना और जलते गंधक जैसी गंध वाली गैस बनाना। समीकरण देखें इसकी। हाँ, साथ ही साथ ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये जो हमने पहले पढ़ी ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आयनों का लेन देन हो रहा है, AgCl के पास जा रहा है और दूसरे क्रियाकारक से पोटेशियम NO3 के पास जा रहा है। तो ये द्विविस्थापन अवक्षेपण अभिक्रिया हुई। ये A नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। अब हम B पे आते हैं। ये हो गया हमारे पहला उत्तर, समीकरण भी लिख दी और अभिक्रिया का प्रकार भी बता दिया, द्विविस्थापन अवक्षेपण अभिक्रिया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। FeSO4, आप जानते हैं फेरस सल्फेट, यह एक जलयोजित यौगिक है। इसमें 5 अणु पानी के बंधे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार FeSO4 एक जलयोजित यौगिक है। इसमें क्रिस्टलन जल बंधा हुआ रहता है। जब इसे अपन गर्म करते हैं तो क्या होता है? क्रिस्टलन जल तो उड़ ही जाता है, जिसे हम उत्फुल्लन कहते हैं। साथ ही साथ FeSO4 को जब गर्म किया जाता है तो Fe2O3 ये सफेद के ठोस चूर्ण में बदल जाता है और 2 प्रकार की गैसें देता है, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है SO2, उससे जलते हुए गंधक जैसी गंध आती है, सड़े हुए अंडे या प्याज जैसी गंध होती है इसकी। तो सामान्यतः जब FeSO4 को गर्म किया जाता है तो यह Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसों में बदल जाता है, जिनकी जलते गंधक जैसी गंध होती है। तो ये हो गई हमारी रासायनिक समीकरण। और एक किस प्रकार की अभिक्रिया है तो गौर से देखो, यहां पर क्रियाकारक 1 है और क्रियाफल कितने बन रहे हैं? सीधे हाथ तरफ 3। तो एक क्रियाकारक और अधिक क्रियाफल, अर्थात ये वियोजन अभिक्रिया है और ऊष्मा लेकर हो रही है, तो ऊष्मा शोषी वियोजन अभिक्रिया हुई। तो इसमें अभिकारक कई उत्पादों में अपघटित हो रहा है। तो ये हुई हमारी रासायनिक समीकरण और ये हुई उस अभिक्रिया का प्रकार, ऊष्मा शोषी प्रकार की वियोजन अभिक्रिया। चलिए 14वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है? उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो पहले तो विस्थापन अभिक्रिया समझे।
फिर रेडॉक्स अभिक्रिया समझें, फिर दोनों को जोड़ के देखें कि क्या विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाएं साथ साथ हो सकती हैं। चलिए यहां पर हम ले लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया को समझ लें। पहले विस्थापन अभिक्रिया आप अच्छे से जानते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या लवण विलयन से हटा देगा, जैसा कि पहले देखा। अब विस्थापन अभिक्रिया की देखो एक उदाहरण भी ले लिया हमने विस्थापन अभिक्रिया का। क्या ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? जी हाँ, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ हाइड्रोजन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी देखना, हाइड्रोजन कॉपर के ऊपर है, या बोल दीजिए कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। तो हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो ये कॉपर को हटा देगा, खुद ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो हुई विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, तो ये तो हमें पता चल गया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है और उसका उदाहरण भी हमने देख लिया। अब हमें देखना है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, फिर उन दोनों को समझना है एक साथ। ये देखिए, ये बता रहा है कॉपर कहाँ है? हाइड्रोजन से नीचे है, यानी कॉपर अधिक ताकतवर, हाइड्रोजन अधिक ताकतवर, कॉपर कम, तो हाइड्रोजन ने कॉपर को हटा दिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया कैसा कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या है? किसी तत्व या पदार्थ से ऑक्सीजन का आकर जुड़ जाना, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। जबकि किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, वो अपचयन कहलाता है। और जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं, अर्थात एक तत्व से ऑक्सीजन निकलती है और दूसरे तत्व के द्वारा उस ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, अर्थात अपचयन और उपचयन साथ साथ होते हैं, तो उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे का अपचयन होता है, उन्हें हम उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या इस विस्थापन अभिक्रिया में ऐसा हो रहा है? चलिए समझने का प्रयास करते हैं, क्या इस अभिक्रिया में ऐसा हो रहा है। ये देखिए, हाइड्रोजन क्या कर रहा है भाई? हाइड्रोजन, ये कॉपर को देखिए पहले, कॉपर ऑक्साइड ये हमारा क्रिया कारक है, क्रिया में भाग लेने वाला। इससे ऑक्सीजन निकली और ये कॉपर में बदल गया, तो CuO से ऑक्सीजन निकल रही है, अर्थात ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन कहलाता है। तो यहां CuO का अपचयन हो रहा है। और H2 का क्या हो रहा है, जरा गौर करें। H2 को गौर से देखिए, H2 उस ऑक्सीजन को लेकर H2O में बदल रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन आकर जुड़ रही है, और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस विस्थापन अभिक्रिया में एक पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रही है CuO से, तो उसका अपचयन हो रहा है। एक तत्व यौगिक या पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ रही है, उसका उपचयन हो रहा है। और हमने पढ़ा है कि अगर किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ हों, यहां देखिए, यहां हाइड्रोजन का अपचयन, क्योंकि उससे यहां H2 का यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन, क्योंकि उससे ऑक्सीजन जुड़ रही है, और CuO का अपचयन, क्योंकि उससे ऑक्सीजन निकल रही है। दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। इस प्रकार ये विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो क्या उत्तर बन गया हमारा? हाँ, विस्थापन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं हो सकती हैं। हमने ये उदाहरण लिया है, इसको अगर गौर से देखें तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन कम क्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर रही है, तो ऊपर वाली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है। फिर इसमें और देखा हमने गौर से, तो ऑक्सीजन की वृद्धि एवं ह्रास के आधार पर H2 का यहाँ पर उपचयन हो रहा है, उससे ऑक्सीजन जुड़ रही है, CuO का अपचयन हो रहा है, उससे ऑक्सीजन निकल रही है, अर्थात ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। चलिए 15वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपचायक पहचानिए। अभी तक तो हम उपचयन और अपचयन को पहचान लेते थे, किस पदार्थ का किसी अभिक्रिया में किस पदार्थ या अभिकारक का उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, वो भी हम पहचान लेते थे। लेकिन अब हमें अपचायक को पहचानना है। तो पहले अपचायक समझो कि अपचायक होता क्या है। वे रासायनिक तत्व यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी अन्य तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन लेकर या उसे हाइड्रोजन देकर अथवा इलेक्ट्रॉन देकर उसका अपचयन कर देते हैं, अपचायक कहलाते हैं। तो समीकरण को गौर से देखना पड़ेगा और आपको उस तत्व या यौगिक को पहचानना पड़ेगा जो या तो किसी दूसरे तत्व या यौगिक को ऑक्सीजन उससे ले रहा है या उसको हाइड्रोजन दे रहा है। कठिन लग रही है? चलो छोड़ो इसको, हम दूसरी परिभाषा ले लेते हैं, इससे भी सरल, कुछ नहीं करना। अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उपचयन या ऑक्सीकरण होता है। किसी भी अभिक्रिया में, ज्यादातर अभिक्रियाएं या बोल दीजिए सभी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें एक पदार्थ का उपचयन होता है और एक का अपचयन होता है। इसमें से वह पदार्थ जिसका उपचयन हो रहा है वो अपचायक कहलाता है। जिस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन आकर जुड़ रही है, वो अपचायक कहलाता है, क्योंकि वो सामने वाले से ऑक्सीजन लेकर उसका अपचयन कर देता है। चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यह हमारा पहला उदाहरण ऊपर से हमने उतारा है।
इसे गौर से देखें, इसमें क्या हो रहा है। यहां देखिए अपचयन, हाइड्रोजन की वृद्धि, इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, अरे तो गायब हो गया, वापस आइए। हाँ, यहां देखें गौर से, ऑक्सीजन को गौर से देखो, क्या हो रहा है यहां पर। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तभी तो ये O2H2O में बदला है। और इसको हाइड्रोजन मिल कहां से रही है, ये हाइड्रोजन इसको यहां से मिल रही है NH3 से। तो NH3 क्या कर रहा है, NH3 यौगिक एक दूसरे यौगिक को हाइड्रोजन दे रहा है और बदले में उससे कुछ ऑक्सीजन ले रहा है। तो यहां पर ऊपर दी गई परिभाषा की तीनों बातें दिखाई हैं, या तो कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से ऑक्सीजन ले ले, ये देखिए NH3 ने ऑक्सीजन ली तभी तो NO में बदला, या फिर दूसरे पदार्थ को हाइड्रोजन दे, उसने हाइड्रोजन दी O2 को, तभी वो H2O में बदली। तो वो पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से ऑक्सीजन लेता है या हाइड्रोजन देता है उसे हम अपचायक कहते हैं। या मैंने आपसे कहा था कि ये याद ना रहे तो आप केवल इस लाइन पर गौर कर लीजिए, उपचयन किसका हो रहा है ये देख लीजिए, क्योंकि जिसका उपचयन होता है वो अपचायक कहलाता है। और उपचयन या ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन कहां जुड़ रही है, NH3 में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यहां पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, देखिए यहां पर एक ऑक्सीजन आ गया, तो यहां NH3 में ऑक्सीजन जुड़ रही है, वो NO में बदल रहा है, अर्थात NH3 में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो रहा है, NH3 का उपचयन हो रहा है, और जिसका उपचयन होता है वो अपचायक कहलाता है। तो हमारी इस अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ कौन हुआ, NH3, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेकर हाइड्रोजन देकर खुद अपना उपचयन कर रहा है। चलिए अगले समीकरण की ओर बढ़ते हैं, इसको भी गौर से देखिए। ऑक्सीजन का ह्रास नहीं देखना अपने को, वो देखना है कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन ले रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन ले रहा है वही अपचायक कहलाएगा। कौन ले रहा है ऑक्सीजन, ये देखिए यहाँ पर ये जो है Fe2O3, इससे तो ऑक्सीजन निकली है, देखो निकल गई ना ऑक्सीजन, Fe में बदल गया, और वो ऑक्सीजन निकल के गई कहाँ, ये CO के पास गई, इसने ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन ली तभी तो ये CO से CO2 में बदला। तो हमें किसको देखना है, हमें देखना है किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो यहां पर CO ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 में बदल रहा है, अर्थात CO का उपचयन हो रहा है, और जिसका उपचयन होता है वही अपचायक कहलाता है। तो इस अभिक्रिया में CO अपचायक कहलाएगा, क्योंकि यह दूसरे पदार्थ यौगिक से ऑक्सीजन ले रहा है और उसका क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है, और खुद का उपचयन, इसलिए यह अपचायक हुआ। चलिए हम बढ़ते हैं अब हमारी तीसरी समीकरण की ओर। यहां भी हमें अपचायक ढूंढना है। अपचायक ढूंढने के लिए हम देखेंगे कि किस तत्व या यौगिक का उपचयन हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। ये पहचान में आ गया, किसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर H2O में बदल रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, जिसका उपचयन हो रहा है, वही अपचायक कहलाएगा। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी हाइड्रोजन का यहां पर उपचयन हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाया, अपचायक। चौथी समीकरण की ओर बढ़ते हैं। चौथे समीकरण को गौर से देखें। CuO में से ऑक्सीजन निकला, अर्थात इसका हो गया अपचयन। ये ऑक्सीजन गया कहां, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास गया, तो हाइड्रोजन का हो गया उपचयन। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया, किससे लिया, कॉपर ऑक्साइड से लिया। तो कॉपर का, इस हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन लेकर उसका क्या कर दिया, अपचयन, इसलिए क्या कहलाया, अपचायक कहलाया। जो सामने वाले पदार्थ का अपचयन कर दे वो अपचायक है। तो यहां पर हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड CuO से ऑक्सीजन ले ली और उसका अपचयन कर दिया, इसलिए हाइड्रोजन अपचायक कहलाया। या तो आप ऐसे याद रखें, नहीं तो एक ही बात को ध्यान में रखें कि जिसका उपचयन हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, वो अपचायक होता है। तो यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा है, लेकर H2 में बदल रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि अर्थात हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, इसलिए ये अपचायक कहलाएगा। तो हमने देख लिए तीनों समीकरणों में। पहली समीकरण में NH3, ये देखो ऑक्सीजन ले रहा है तो ये अपचायक हुआ। दूसरी में देखिए ये CO ऑक्सीजन ले रहा है तभी तो CO2 में बदला, जो ऑक्सीजन ले वो अपचायक। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन ले रहा है तभी H2O में बदला, तो जो ऑक्सीजन ले वो अपचायक, तो हाइड्रोजन अपचायक। यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा है, जो ऑक्सीजन ले जिसका उपचयन हो वो अपचायक, तो हाइड्रोजन अपचायक हो गया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है हमसे,
आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं, समझाइए। बहुत सरल है। विकृत गंधिता के बारे में आप जानते हैं कि तेलीय खाद्य पदार्थों को जब वायु में खुला रखा जाता है तो वो ऑक्सीजन से उपचयित होकर अपनी गंध और स्वाद खो देते हैं, जिसे अपन विकृत गंधिता कहते हैं। अब अगर हमें पदार्थ को खराब होने से बचाना है, लंबे समय तक उसकी स्वाद और गंध को बरकरार रखना है, तो हमें उसके साथ ऑक्सीजन नहीं बल्कि ऑक्सीजन की जगह दूसरी गैस भरना पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो भोज्य पदार्थों से क्रिया कर लेती है। तो कौन सी गैस भरें? चिप्स के पैकेटों में भरी हुई रहती है, 6-6 महीने तक चिप्स करारी बिल्कुल स्वाद वाली लगती है, खराब नहीं होती। कौन सी गैस भरी होती है? जी हाँ, कई बच्चों को पता है विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय है कि हम खाद्य पदार्थों के साथ ऑक्सीजन गैस भर दें। ऑक्सीजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। ये एक निष्क्रिय गैस है, ये खाद्य पदार्थों से कोई क्रिया नहीं करती, इसलिए हमारे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो ये हमारा उत्तर तैयार हो गया। तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाते हैं। यदि इन्हें नाइट्रोजन गैस से प्रभावित कर दिया जाए तो ये विकृत गंधी होने से बच जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जो खाद्य पदार्थों से क्रिया नहीं करती। इसलिए आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से भरते हैं। चलिए 17वां प्रश्न है, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है? घरों में हम चूना लातों पर आधारित प्रश्नों को समझा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये दोनों वीडियो अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, मित्रों को अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।